नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है। चर्चाएं तो ये चल रही थी कि देउबा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अ, कई बार राजनीति में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती हैं, हैरान करती हैं। यही हुआ। जिन मतभेदों को लेकर के केपी शर्मा ओली और प्रचंड के मतभेदों के चलते उनकी सरकार का पतन हुआ था और दोनों अलग-अलग दिशा में चले गए थे। अब वही केपी शर्मा ओली और कमल दहल प्रचंड फिर से साथ आ गए हैं, फिर से हाथ मिला लिए हैं और दोनों ने एक समझौता किया है कि 2.5 साल पहले प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे और बाद के 2.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हम और आप ये तो जानते ही हैं कि ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 खंड हैं, जो मिलते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं और ज़ाहिर है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन अगर हमारे पड़ोसी देश यानी नेपाल में है, तो चीन फिर तमाम तरह की गुस्ताखियाँ उनके ज़रिए करा ही सकता है। अतीत में भी हम देख चुके हैं। तो एक तो हम नेपाल की राजनीति पर और क्या वहाँ पर कम्युनिस्ट दलों की सरकार बनने के कोई खतरे भारत के लिए हैं? क्योंकि अतीत में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं जिनका हम चर्चा करेंगे जनरल साहब से जब मिलेंगे। और क्या इधर ताइवान को लेकर के और जो दूसरे मसले हैं उनको लेकर के जो आक्रामकता चीन की दिखाई दे रही है, वो और तेज होगी क्या? और ये तो आप जानते ही हैं कि जो पूर्वी लद्दाख में चीन ने अप्रैल 2020 में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जो गलवान घाटी में हुआ था, माना ये गया कि और भी कारण थे, लेकिन चीन में जो कोरोना फैल रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए और वुहान की लेबोरेटरी से पूरे दुनिया में ये फैला है, इन आरोपों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसने पूर्वी लद्दाख में वो हरकत की थी। तो इस समय भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही चीन में चल रही है। लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं और कहना चाहिए कोरोना वायरस जो है वो बेकाबू हो गया है। तो क्या वो फिर दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई गुस्ताखी कर सकता है? इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे मेरे साथ जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ और टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर जुड़ गए हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेहरबानी तो साहब, नमस्कार। सिवाच सर, सबसे पहले तो नेपाल में जो डेवलपमेंट हुआ है और आप कोई भी नहीं भूला होगा, जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक विवादित नक्शा पास कर दिया था एक तरफ़ा, जिसमें लिपू लेक को, लिम्पियाधुरा को, काला पानी को, इन सबको नेपाल का हिस्सा बता कर के एक कशीदगी का वातावरण पैदा कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारे विवादित बयान उन्होंने उस समय दिए थे और ये माना गया था कि उस समय जो चीन की वहाँ राजदूत हैं, उनके इशारे पर वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। प्रचंड हालाँकि उतना चीन की तरफ झुके हुए कभी दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन का उन पर एक प्रेशर भी रहता है, कई तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पर चीन के चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारत को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल चौधरी साहब। और मैं अगर ये कहूँ कि अगर जो डेवलपमेंट हुई है अभी भी नेपाल में, क्या ये एडवांटेज चीन है? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल। और ये डिसएडवांटेज भारत है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, चाहे प्रचंड की या केपी शर्मा ओली, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी हैं और इनका जो एलिजेंस है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ है। और पिछली बार भी जब ये दोनों पार्टी मिलकर आई थी और जब केपी शर्मा ओली बने थे 2.5 साल के लिए, उसके बाद उसने कभी प्रचंडा को तो मौका नहीं दिया, मगर वो जो 2.5 साल थे वो बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया सेंटीमेंट थे और एंटी इंडिया काम हुआ। जिस प्रकार से आपने सही बताया कि जो लिपू लेक, लिम्पीधरा और काला पानी है,
उसको एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल बना के उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में पास करके मैप भी अलग बना दिया था। और जबकि ये साफ सुथरे शब्दों में है कि जो वो इलाका था वो भारत का था, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री जा रही है वो काली नदी पे है। काली नदी के ईस्ट में नेपाल है और वेस्ट में भारत है। और ये जो रोड बनी है लिपू, जो बनी थी धारचूला से लेके लिपू लेक, वो वेस्ट में है, वो भारत का हिस्सा है। और पहले भी भारत के इसी से मानसरोवर लेक पे जाते थे। क्योंकि मैं वहां का कमांडर था उसी समय, तो मुझे मालूम है कि ये भारत का हिस्सा। और जब ये सड़क बन रही थी तो इन्होंने 10 साल तक सड़क बनी, इन्होंने कोई पॉइंट रेज नहीं किया। मगर सड़क बनने के बाद ये किया, और ये किया क्योंकि चीन चाहता था कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो लिपू लेक है उस इलाके में भारत की प्रेजेंस हो। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वहां पर नेपाल की हो, नेपाल के प्रेजेंस से वो चीन वहां पर आ सकता है। तो ये सच्चाई है कि उस समय भी बहुत ज्यादा एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट पास किए गए, एंटी इंडिया काफी जो रूल पास किए गए। और ऐसा लगता है कि सारी कार्रवाई चीन के करवाने से हुई थी। तो अब अगर वो दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वाकई भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा चौधरी साहब। हालांकि जनरल साहब अब हाउ यांकी वहां पर नहीं है, वो वापस चीन चली गई हैं, लेकिन चीन की नीतियां तो नहीं बदलेंगी। और भले ही प्रचंड हैं केपी शर्मा ओली की जगह, पर यह खतरा तो बरकरार रहेगा कि चीन उनके जरिए भी कुछ कुछ इस तरह की तकलीफ देह हरकतें वहां से कराता रहे, ताकि भारत और नेपाल के बीच में एक तनाव क्रिएट हो जाए। अब वो किस तरह से होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर बीआरआई का भी ये हिस्सा है नेपाल, और वहां चीन के कई प्रोजेक्ट इन दिनों चल रहे हैं, तो चीन आसानी से नेपाल को प्रेशराइज कर सकता है कि वो भारत के साथ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहे ताकि भारत का ध्यान डाइवर्ट हो। हाँ बिल्कुल। और दो तीन बातें हैं चौधरी साहब, आपने ठीक बोला। जब बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये, उस टाइम ज्वाइन भी तभी किया था जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। दूसरी बात यह है कि कम से कम 18 से 20 प्रोजेक्ट चीन के चले हुए हैं नेपाल के। देखो, चीन का मकसद है कि किसी तरीके से नेपाल को बिल्कुल अपने कब्जे में लेना, कि वो प्रो चाइना हो और इंडिया से उसका नाता नहीं होना चाहिए, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करना चाहता है। और वो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है जब कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर रूल करती है। अब ये सच्चाई है, जो केपी शर्मा ओली थे वो बहुत ज्यादा भारत के विरुद्ध नेगेटिव थे। प्रचंडा इतने लगते नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक हैं और ये देखते हैं कि किस तरफ आपको कार्रवाई करनी है। जिस तरफ से उसको फायदा होगा वो उस तरफ से कार्रवाई करेगा। मगर ये भी सच्चाई है, कम्युनिस्ट पार्टी है तो ये चीन की सुनेंगे, और चीन चाहेगा कि भारत के साथ नेपाल के रिलेशन अच्छे ना हो, और नेपाल में जितनी भी कार्रवाई होती है वो चीन कराए। तो मगर एक चीज समझ आनी पड़ेगी इनको, कि जो भारत और नेपाल के ऐसे रिलेशन हैं इतनी जल्दी वो खराब नहीं हो सकते, क्योंकि रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, हिस्टोरिकल भी है, ज्योग्राफिकल भी है। और उसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट भी है। 50,000 फौजी यहाँ पर भारत की फौज में हैं, जो नेपाली जवान। और इसी प्रकार 12 से 15 लाख जो लोग हैं वो यहाँ काम करते हैं एक एट अ टाइम। और अगर कोई भी सामान जो जाता है उसकी लिंकेज भारत के थ्रू ही है, चाहे वो विशाखापट्टनम पोर्ट में है या कलकत्ता में या चिटागोंग में। तो ऐसे को वो जो चीन है वो उसको बदल नहीं सकता, जो कि ग्राउंड रियलिटी है। हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नेपाल से अब जो कनेक्टिविटी ट्रांस हिमालय करके उन्होंने चीन के थ्रू कराई है वो फिजिबल तो है, मगर बहुत इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, बहुत कॉस्टली है। तो इसलिए भारत के साथ तो रिश्ते दूर करना बड़ा मुश्किल है, मगर खटास पैदा कर सकता है। और खटास पैदा करने से क्या होगा, भारत को भी फिर अंडर प्रेशर हो सकता है, और यही चीन का मुद्दा और मकसद है। तो सिवाज साहब, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि प्रधानमंत्री पद की तो शपथ ले ली है प्रचंड ने, तो पहली यात्रा वो नई दिल्ली की करते हैं या बीजिंग की करते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है
जब उनकी धर्मपत्नी बीमार पड़ी थी, तो वो उनके इलाज के लिए मुंबई आए थे, भारत आए थे, हुँ। बीजिंग की तरफ नहीं गए थे। तो ये संकेत भी होते हैं किसी लीडर के कि वो कितना संतुलन साध करके चलना चाहते हैं। जो कारण आपने गिनाए हैं, चाहे राजनीतिक हों, सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, दूसरे तमाम आयाम हैं, भारत और नेपाल के रिश्ते इतने नज़दीकी हैं कि चीन चाहे भी तो वो आसानी से तोड़ नहीं सकता है। तो प्रचंड का जो है, अगर वो नई दिल्ली आते हैं तो निश्चित रूप से एक संकेत देंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तो सच्चाई है चौधरी साहब। देखो, रोटी-बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल का। बहुत ही एक अगर किसी देश के साथ इतने रिलीजियस अगर रिलेशनशिप देखे जाएँ, तो भारत के किसी के साथ नहीं है नेपाल के अलावा। क्योंकि वहाँ पर जो 70 से 80% पॉपुलेशन भी हिंदू पॉपुलेशन है। किसी ज़माने में वो हिंदू एक प्रकार राज होता था, अभी तो वो सेक्युलर है। मगर ये सच्चाई है कि प्रचंडा किस तरफ जाते हैं, पहली विजिट उनकी भारत की तरफ है या चीन की, ये भी दर्शाएगा। मगर मुझे लगता है प्रचंडा एक बहुत चालाक कम्युनिस्ट लीडर हैं। वो केपी शर्मा ओली की तरह नहीं है कि जो चीन बताएगा वो करेगा, क्योंकि वो करेंगे जो उसको भी सूट करता है और किस तरीके से। आपने बहुत ठीक बताया, जब उनकी वाइफ बीमार थी तो वो बॉम्बे में आके उन्होंने इलाज कराया था। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा सोच समझ के चलेंगे और कहीं न कहीं बैलेंसिंग आउट करने की कोशिश करेंगे। मगर ये सच्चाई है कि कम्युनिस्ट पार्टी जब भी आई हैं, इनका झुकाव हरदम चीन की तरफ रहा है, क्योंकि वो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से एलिजेंस है। वो भारत के लिए कोई अच्छी निशानी नहीं है। तो भारत को, मेरे को लगता है, चौकन्ना तो रहना बहुत ज़रूरी है और भारत के कुछ प्रोजेक्ट अभी चले हुए हैं, उनको पूरा होना और हमें निगरानी रखनी ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊँ, कुछ एक और भी अभी जो हुआ था, जो अग्निवीर की स्कीम भारत ने लागू की है, तो उसपे भी थोड़ा बहुत मतभेद चला हुआ है। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि जो अग्निपथ है, उसकी स्कीम में आप पहले जो जवान भर्ती किए जाएंगे वो 4 साल के लिए किए जाएंगे और उसमें 25% ही रखे जाएंगे और 75% जो हैं वो जो फौज के अंदर नहीं रहेंगे और उनको बाकी लेटरल इंडक्शन की जो एक प्रकार से सुविधा दी जाएगी। मगर नेपाल ने उसके ऊपर एक प्रकार से उंगली उठाई है। उसने बोला कि ये नेपाल के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है, वो 75% को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और एक डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। मगर भारत ने ये बताया कि हम आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। 1950 की जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है, जो भारत के जवानों भर्ती होते हैं वो जो जो भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होंगे वो नेपाल के लिए भी वही होंगे। तो ये भी एक अभी कॉज ऑफ कंसर्न है। अभी तक इसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ कि क्या नेपाल के जो वसंदे हैं वो भारत में भर्ती होंगे नहीं होंगे। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर वो नहीं आए। मुझे लगता है कि भारत को इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए इस 4 साल में नेपाली गोरखास के लिए, क्योंकि ये भारत के रिलेशनशिप को बहुत दर्शाता है। जब नेपाल से करीब 50-60 हजार जो नागरिक भारत की सेना के अंदर सर्व करते हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसके लिए हमें कुछ कंसेशन भी देना पड़े नेपाल को तो देना चाहिए। और दूसरा यही है कि भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है अब ये चीन की तरफ। भारत को अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि भारत कुछ एक समय में 2-3 कमियां करता रहा है। एक तो कहीं ना कहीं हमारा जो है डिलीवरी डेफिसिट है, कि हम कई बार जो बात बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसी तरीके से कुछ सड़कें हमारी नहीं बनी, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी अभी इनकम्प्लीट हैं। मगर अभी जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है 8-10 साल से, उन्होंने आने के बाद इसमें तेजी आई है। ये समझ आया है कि अगर हम चाहते हैं चीन दूर रहे नेपाल से और भारत के ऊपर डिपेंडेंसी नेपाल की बढ़ी रहे, तो हमारे को जिम्मेवारी है कि हम जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं वो टाइम पे पूरा करें। चौधरी साहब। और शिवाज साहब, इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम इस पर ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे कि पूर्वी लद्दाख में जब चीन ने
ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की थी अपने यहाँ की समस्या की वजह से, उस तरह की हरकत क्या वो फिर से कर सकता है? हालाँकि अभी तवांग में जो कुछ हुआ था, वहाँ तो भारतीय सेना ने उनके सैनिकों को पीट-पाट करके वापस भेज दिया और अभी उनके विदेश मंत्री का भी एक बयान आया है कि हम भारत के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो संकेत तो वो इस तरह का देता है, लेकिन जब ज़मीन पर बात आती है या जो उसकी गुस्ताखियाँ हैं, उसकी जो कुटिलता है, वो उसको जब हम देखते हैं और इतिहास भी ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, क्या फिर से वो उस तरह की गुस्ताखी कर सकता है, हरकत कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। और ये सच्चाई है कि जो यांगत्से के अंदर आया है वो उसी का एक रीज़न है। देखो सच्चाई है कि अब चीन के अंदर हालात क्या है? चीन के अंदर जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी वो बिल्कुल फ़ेल हो गई। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी को छोड़ दिया है, तो वहाँ पर कोविड का एक प्रकार से भूचाल आ गया है। इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। उनके जो सप्लाई चेन जिसका वो फ़ायदा उठाते थे, वो वहाँ से शिफ्ट हो रही है इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। ऐसे में जो शी जिनपिंग है, उसके अगेंस्ट अब पहली बार ऐसी प्रोटेस्ट हो रही हैं, जैसे तिनानमेन स्क्वायर 1989 में हुई थी। तो एक डर तो पैदा हुआ है शी जिनपिंग को भी और मुझे लगता है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो है ऑप्शन कि वो कुछ ना कुछ ताइवान की तरफ करे या भारत की तरफ करे। अगर मैं ताइवान की बात करूं, उसने ताइवान पे भी कुछ ना कुछ अभी काफी हरकतें की हैं, मगर ताइवान की तरफ उसको हरदम डर है कि अमेरिका अभी भी उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन साउथ चाइना सी में है। तो ऐसे में वो समझता है कि भारत की तरफ अगर करे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केशन नहीं है, उसके अंदर डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी है। अगर कुछ ठीक नहीं होता तो वो भारत के ऊपर थोप सकता है कि भारत ने कोशिश की थी चीन में आने की। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये यांगसे के अंदर आया है। और यांगसे में क्यों आया ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां बटालियन कमांड की और मैं उस पोस्ट में भी रह चुका हूं। क्योंकि ये लद्दाख की तरह अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी बुद्धिज्म बहुत ज्यादा है और जो तवांग का एरिया है वो एक प्रकार पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 दलाई लामा वहां पैदा हुए थे। उसी के जो सेक्टर में जो यांगसे पोस्ट है वो 17,000 फीट की है। वो जो पोस्ट है वो डोमिनेट करती है 8 से 10 किलोमीटर का इलाका दोनों तरफ, चीन की तरफ भी भारत की तरफ भी, क्योंकि ये भारत के अंडर है। हमने 1986 में के करीब पकड़ी थी। तो हम जो बुमला पास है जो कि भारत और चीन के बीच में, उसका एक नागदो बाउल बनता है चीन की तरफ, 10 किलोमीटर का बाउल है, उसको हम यांगसे पोस्ट से डोमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए चीन चाहता था कि किसी तरीके से यांगसे पोस्ट को कुछ किया पकड़ा जाए और इससे अटेंशन भी डाइवर्ट होगी और हम भारत को एम्बेरस भी कर पाएंगे। और इससे अगर हमको मिल जाती है तो हम भारत के अंदर 8 से 10 किलोमीटर तक देख सकेंगे सेला पास तक। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वो 9 दिसंबर के लिए उसने कोशिश की और यह कोशिश पहली कोशिश नहीं थी, इसने पिछले साल भी की, इससे पहले भी 7-8 कर चुकी। मगर भारत के जवान वहां पर चौकन्ने थे, उनको मालूम था कि ऐसा चीन कर सकता है। यूं तो विंटर्स के अंदर ये पोस्टें थोड़ी थिन आउट कर दी जाती हैं क्योंकि बर्फ वहां पर 25 से 30 फीट पड़ती है, मगर हमने नहीं थिन आउट की हुई है और हमारे 50 जवानों ने 300 से 350 के जवानों को बहुत बुरी तरह मारा और उनको धकेल दिया वहां से। अब कोई कहते हैं कि हो सकता है कि जो चीन है उसका मुद्दा ये ना हो पोस्ट को, क्योंकि अगर पेट्रोल आनी थी तो पेट्रोल की स्ट्रेंथ होती 20 से 25, 350 जवानों को लाना और वो बैटन के साथ इक्विप थे, आयरन रोड थी उनके पास। उनका मकसद एक ही था, यांगसे पोस्ट को पकड़ना और उसके लिए उनको एक प्रकार से मार के भगाया गया वहां से। तो ये सच्चाई है। चीन अपनी जो फेलियर है स्पेशली कोविड-19 में, उसको डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन कुछ भी कर सकता है। उसने यांगसे की, यांगसे कोई लास्ट नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में वो
लद्दाख में कर दे या सेंट्रल सेक्टर में कर दे, ये सच्चाई है कि फरवरी मार्च में कुछ बड़ा करेगा चीन, क्योंकि उसने बहुत तैयारी कर रखी है। स्पेशली जिस प्रकार से उसने गांव बनाए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में के पास, वो गांव नहीं, वो डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। अपने एयरफील्ड की साइज बढ़ा दिया है, वहां अपने जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक डिपो बनाया है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को। अगर हम सब चीजों को मद्देनजर रखें तो हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमको बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है, और हम चौकन्ने हैं चौधरी साहब। जनरल साहब ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं, और चीन की जो तैयारियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना भी और भारत सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। तमाम तरह के इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है, और इधर मिसाइल्स के टेस्ट भी भारत ने किए हैं। ये चीन के लिए संकेत हैं कि उसने जरा सी भी कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अब 1962 का भारत नहीं है। शिवास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मैं और हाँ मैं ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मैं चौधरी साहब इसमें 2-3 पॉइंट ऐड, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये सच्चाई है कि भारत ने जो सबसे आधुनिक हथियार हैं, वो अभी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश लगाए हैं, जिसके अंदर M777 अल्ट्रालाइट हाउजर भी है, जिसको हम एक प्रकार चनूक हेलीकॉप्टर से एक वैली से दूसरी ले जाएं। K9 वज्र है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जो हमें को साउथ कोरिया से मिली थी, जिसको L&T ने बनाया है। उसको भी हम लेके यहाँ आगे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में हमने T-72 टैंक, T-90 टैंक भी लेके हैं। उसके बाद जो हम बाकी हमारी जो एयर पावर है वो भी वहां पर पूरी तरीके से डिप्लॉयड है, और उसके अंदर हमने रफेल के 2 स्क्वाड्रन भी कर लिए हैं, एक अंबाला में, एक ईस्टर्न सेक्टर में हाशीमारा में। तो मतलब यह है कि हमारी बिल्कुल तैयारी है, और भारत की फौज मॉडर्नाइज बड़े जोरों से हो रही है। हम अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जोरों से डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पहले हमारा फोकस जो था पूरा का पूरा वेस्टर्न सेक्टर में था, पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हम सोचते थे पाकिस्तान एक बड़ा दुश्मन है, वो कभी भी कुछ कर सकता है। मगर अब हमें पता है, मालूम है कि पाकिस्तान की काबिलियत और क्षमता बहुत कम है भारत से, और इसलिए भारत का जो फोकस है धीरे धीरे अब हम नदन सेक्टर में चीन के अगेंस्ट कर रहे हैं। हमने चीन के अगेंस्ट एक स्ट्राइक कोर भी रेज की, जिसको 17 कोर बोलते हैं, और उसके अलावा जो 3 स्ट्राइक कोर पाकिस्तान की तरफ थी उसमें से एक हटा के चीन की तरफ की है। कहने का मतलब हम एक मैसेज भेज रहे हैं चीन को कि ये मत समझना कि चीन ही कुछ कोशिश भारत की तरफ कर सकता है और भारत के अंदर घुसने की कोशिश करता है। भारत के अंदर भी ये काबिलियत और क्षमता है कि हमारे पास स्ट्राइक कोर है, हम आपके अंदर घुस सकते हैं। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया हमने चीन के माइंड में। और अभी हमने परले जो एक मिसाइल है, जो कि बहुत ही अच्छी मिसाइल 120 के करीब हमने अभी बॉर्डर पे लगा रहे हैं, जो कि 350 से 500 किलोमीटर की रेंज है, 100% एक्यूरेसी है, और सबसे अच्छी ये टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल है, उसको भी डिप्लॉय किया। तो ओवरऑल चीन को ये मैसेज किया है कि भारत बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है। प्लस इसकी जो लीडरशिप है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर, बहुत ही डायनेमिक है, और वो किसी चीज से पीछे नहीं हटेगी। और अगर आप कुछ ऐसा मिस एडवेंचर करोगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये एक साफ सुथरे शब्दों में बता दिया, और हमने डिस्प्ले कर दी है अपनी कैपेबिलिटी। और वो मुझे लगता है चीन को अब समझ आ गई है कि यांगसे जैसी हरकत या गलवान जैसी हरकत वो करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। चौधरी साहब। शिवास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये ऐड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी। चौधरी साहब। जय हिंद सर। जय हिंद साहब।